नमस्कार साथियों, मैं शिकवा सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल मैंने कल वीडियो में कहा था, यह मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी निरंतर चलेगी। कल जिस बात को कहा उसी वादे को निभाते हुए आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग कौन सी 46वीं लेकर आया हूं, जिसमें ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, जो भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट लाइव आइएगा और इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। चलते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 46 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 46वीं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी पढ़ाने वाला हूं। इसी में आपका पहला ही क्वेश्चन है, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदत निर्माण हेतु वैलेंटाइन ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? C.W. वैलेंटाइन ने आदतों के कितने प्रकार बताए हैं या कितने नियम बताए हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। लगाइएगा दिमाग। क्या वैलेंटाइन ने 2 नियम बताए, 7 बताए, 5 बताए या 11 बताए? बात हो रही इस वैलेंटाइन की। सारी वैलेंटाइन यानी वैलेंटाइन भी कह सकते हैं या टीन भी कह सकते हैं। इसने आदत के नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं? कितने बताए हैं? देखिएगा, आंसर होगा क्या 11? नहीं होगा यह आंसर। फिर आदतों के कितने नियम बताए? 2 नहीं बताए। अब तो उत्तर दे दो साथियों, कितने बताए? बिल्कुल, ये 5 नियम वैलेंटाइन ने नहीं बताए हैं। कितने बताए? 7। इसका मतलब बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो 7 नियम बताए, जिसके अंतर्गत सबसे पहले यदि अपन बात करें, यांत्रिक आदत का नियम बताया, स्नायु तंत्र संबंधी आदत का नियम बताया, नैतिक आदत का नियम बताया, भाव संबंधी आदत का नियम बताया, भाषा संबंधी आदत का नियम बताया, विचार संबंधी आदत का नियम बताया और आचरण शुद्धिकरण का नियम बताया, उच्चारण को लेकर भी। तो आदत के जो 7 नियम बताए, उसी के आधार पर वैलेंटाइन ने आदतों के 7 प्रकार बताए। ये 7 प्रकार ही 7 नियमों पर आधारित है। यही तो यहां से सवाल पूछा गया, इसलिए दूसरा विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है? सवाल पूछा जा रहा है, अर्जित क्या है? क्या आदत है, मूल प्रवृत्ति है, प्राथमिक अभिप्रेरक है या सभी है? देखिएगा, सभी होगा नहीं। अब तो 3 ही विकल्प बचे हैं आपके सामने। अब तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो साथियों। प्राथमिक अभिप्रेरक जो होते हैं वो जन्मजात कहलाते हैं। इसका मतलब जो जन्मजात है तो ये होगा नहीं। मूल प्रवृत्तियां भी जो होती है वो जन्मजात होती है, तो ये भी होगा नहीं। तो बचा कौन? आदत जो होती है वो अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जित होती है। इसलिए ए विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सोचिएगा, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है छात्रों की निष्पत्ति? निष्पत्ति का अर्थ क्या है? पहले तो ये तो अर्थ देखिएगा। निष्पत्ति का जो अर्थ है, निष्पत्ति का अर्थ यह है प्राप्ति। क्या है? प्राप्ति कहलाता है। तो छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। बुद्धि से किसी ना किसी समस्या का समाधान होकर कोई ना कोई तथ्य प्राप्त होता है। अभिप्रेरणा से किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, मोटिवेशन के माध्यम से, और अपना स्वयं प्रत्यय का निर्माण भी करके
हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जाति किसी चीज की प्राप्ति में योगदान नहीं देती है। तो निष्पत्ति जाति पर निर्भर नहीं होने के कारण ए विकल्प तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, इससे तो निष्पत्ति को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लिंग भेद के आधार पर यह जरूरी नहीं है, लिंग के आधार पर नहीं हो सकता प्राप्ति, तो यह होगा नहीं। तीसरा, अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट, देखिएगा प्राप्ति में अभिप्रेरणा, बुद्धि और अभिरुचि का तो योगदान है साथियों, लेकिन शारीरिक क्षमता का कोई योगदान नहीं होता। इस दृष्टि से यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा कौन, आपका स्वयं का प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा, यह निष्पत्ति पर निर्भर रहती है, निष्पत्ति यानी प्राप्ति पर निर्भर रहती है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा निर्देशन नहीं है? देखिएगा, संकेत निर्देशन है, इंगित करना भी निर्देशन है, किसी चीज का प्रदर्शन करना भी निर्देशन है, लेकिन जो निर्देशन नहीं है पूछ रहा है, वो समस्या का समाधान करना निर्देशन नहीं होता है। तो डी विकल्प क्या हो गया, सही माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, आर्मी अल्फा सामूहिक परीक्षण किसने निर्मित किया है? आर्मी अल्फा सामूहिक परीक्षण किसने बनाया है? क्या वो व्यक्ति ऑथर ओटिस है? क्या वो व्यक्ति एडलर है, मेयर है, बट है? सभी विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर दीजिएगा। बट जो है, इस व्यक्ति ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बताया था, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो ये विकल्प होगा नहीं। मेयर जो है, जिसने संवेगात्मक बुद्धि को लेकर बात कही थी, संवेगात्मक बुद्धि को लेकर बात कही, इसलिए यह भी विकल्प होगा नहीं। एडलर और जुंग जो व्यक्ति थे, जिसने विश्लेषण को लेकर बात कही थी, तो यह भी होगा नहीं। तो बचा कौन? ऑथर ओटिस नाम का व्यक्ति था, जिसने आर्मी सामूहिक परीक्षण निर्मित किया था, इसलिए ए विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बुद्धि का पास मॉडल किसने विस्तृतीकरण किया था? बुद्धि का पास मॉडल किसके द्वारा विस्तारित किया गया है? क्या वो व्यक्ति जेपी दास है? बिल्कुल है साथियों। बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास के द्वारा क्या किया? विस्तृत किया गया। उसमें किर्बी का भी योगदान है, उसमें जेक नागलिरी का भी योगदान है। तो तीनों का योगदान होने के कारण डी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सन 1908 में निर्मित बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या क्या थी? देखिएगा, ऑप्शन है 60 है, 15 है, 46 या 59 है। बात हो रही है बीने वे साइमन बुद्धि परीक्षण को लेकर। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण को लेकर बात हो रही है। यह परीक्षण 1905 में निर्मित किया गया। जब यह निर्मित किया गया
उस समय प्रश्नों की संख्या 30 थी। इस बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन 1908 में हुआ था। इस समय प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 59 है। क्या कोई विकल्प? बिल्कुल है। तो डी क्या हो गया? सही हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में 1908 में और 11 तक जो संशोधन हुए उसमें प्रश्नों की संख्या 59 हो चुकी थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या कहलाती है? देखिएगा, आवश्यकता क्या है? हर व्यक्ति को आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपकी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है। हर व्यक्ति चाहता है। इन आवश्यकताओं का संबंध किससे होता है? चालक। चालक क्या है? भूख है, आपकी प्यास है, आपकी बेरोजगारी है, ये आपकी क्या है? ये चालक है। मूल प्रवृत्ति क्या है? व्यक्ति का स्वाभाविक क्रियाएं हैं। स्वाभाविक क्रियाएं जो जन्मजात है। तब सोचिएगा, प्यास क्या है? तो प्यास एक तरह से क्या है? चालक है। समझ गए होंगे। ये है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, क्या चालक बचा है? तो बी विकल्प क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन हेतु कौन सी विधि वैध नहीं है? अनुवांशिकता की भूमिका का अध्ययन हेतु, अनुवांशिकता का अध्ययन हेतु कौन सी विधि वैध नहीं है? देखिए, जुड़वा बच्चों का अध्ययन करना अनुवांशिकता पर निर्भर है, वैध है। अभिभावक बालक के विश्लेषण, यह भी अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, जैसे माता पिता वैसी संतान। दत्तक ग्रहण अध्ययन करना, आंकड़े तथ्य इकट्ठे करके विश्लेषण करना अनुवांशिकता की है। लेकिन समवयस्क समूह का अध्ययन करना, यह अनुवांशिकता की विधि वैध नहीं मानी जाती है साथियों। इसलिए सी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता ही दिखाई देती है। संवेग में सबसे पहले क्या दिखाई देता है? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं इस संवेग को लेकर। संवेग को किसको लेकर? संवेग की यदि बात करें, संवेग को क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं साथियों। इमोशन जो होते हैं, ये लैटिन भाषा के इमोवर से निकला है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। तो व्यक्ति की उत्तेजित दशा संवेग कहलाती। इस दृष्टि से संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता भी क्या होनी चाहिए? उत्तेजना होनी चाहिए। क्या इसमें से कोई शब्द है उत्तेजना? बिल्कुल है। तो ए विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। संघर्ष मानसिक रोग है, इसके अलावा संयोग है नहीं, भय एक संवेग कहलाता है। तो प्रथम विशेषता उत्तेजना ही रहेगी। तो ए विकल्प क्या हो गया साथियों? सही। क्वेश्चन नंबर 11। ये सभी ने पढ़ा है साथियों आपने, ये तो गलत हो ही नहीं सकता आपका। अगर होता है तो बहुत ही विद्वान हो आप, उच्च कोटि के, तो गलत करोगे। लगाइएगा उत्तर। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्राइड है, मैकडूगल है, हॉल है या हरलॉक है? देखिएगा, सिगमंड फ्राइड की पुस्तक का नाम क्या है? एवरीडे लाइफ इन साइकोलॉजी।
मानव का प्रत्येक दिन ही मनोविज्ञान है, तो ये पुस्तक होगी नहीं। मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो ये भी होगा नहीं। हॉल की पुस्तक का नाम है एडोल्फ, क्या है, सेंस। हर लोग ने कोई पुस्तक लिखी नहीं, तो बिल्कुल सी विकल्प क्या हो गया, सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था में एक नया जन्म और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किशोरावस्था वे समय काल है जिसमें किसी भी मानव में उच्चतर और श्रेष्ठतर विशेषताओं का योग होता है या जन्म होता है। यह कथन किसका है, सवाल पूछा गया। कथन आपको मैंने लिखवाया है, बिल्कुल पूजा दादी। और इसके अलावा जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मेरे से उदयपुर पढ़ा हुआ हो या पाली पढ़ा हुआ हो या फिर राजस्थान के किसी कोने में पढ़ा हुआ हो, निश्चित ये मैं परिभाषा लिखवाता हूँ, तो बिल्कुल आपका ये आंसर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का योग होता है। क्या ये कथन गेसल का है, जीन पियाजे का है, रोज का या हॉल का है? देखिएगा, गेसल ने क्या कहा किशोरावस्था के लिए कि किशोरावस्था में जो किशोर किशोरियां है वे अध्ययन के साथ टीवी देखना, रेडियो वे ग्रामोफोन सुनना पसंद करती है। ये लिखवाया मैंने गेसल का कथन, तो ये होगा नहीं। जीन पियाजे ने किशोरावस्था को सिद्धांतों की अवस्था कहा है, सिद्धांतों की अवस्था है, ये बात कही है, तो ये भी होगा नहीं। रोस ने किशोरावस्था को राष्ट्र प्रेम की अवस्था कहा है, राष्ट्र प्रेम की अवस्था, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की अवस्था कहा है, तो ये भी होगा नहीं। बचा कौन, हॉल ही वो शख्स है, स्टर्नेल हॉल, जिन्होंने किशोरावस्था को एक नया जन्म बताया है जिसमें श्रेष्ठतर और मानव विशेषताओं का योग होता है। तो डी विकल्प क्या हो गया, सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, काफी बोर हो गए होंगे। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है साथियों? कोई भी विद्यार्थी कुछ सीखता है तो उसका सीखने की योग्यता क्या सामाजिकता पर निर्भर करती है, क्या उसकी संस्कृति पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करती है या परिवार पर करती है? देखिएगा, सीखने में सामाजिकता का कोई योगदान नहीं, संस्कृति का योगदान नहीं, परिवार का नहीं, उस व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती है कि वो कितना सीख पाएगा। बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है और सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक को सबसे पहले करेगा? कोई भी बालक सीखने में सबसे पहली क्रिया कौन सी करता है साथियों? क्या मूल्यांकन करता है, व्यवस्थापन करता, संशोधन करता या आत्मसात करता है? लगाइए दिमाग, बिल्कुल ये सवाल व्यवहार पर आधारित है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो आप विदुषी और विद्वान की कोटि में आपका नाम अंकित होगा। देखिएगा, कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा सीखने में? अधिगम के क्रम में सबसे पहले मूल्यांकन नहीं होता, ये तो लास्ट में होता है। और मूल्यांकन का अर्थ क्या है, निर्णय करना है, तो ये अंतिम है। सीखने के लिए कोई भी व्यवस्थापन पहले नहीं होता, तो ये भी होगा नहीं। सीखने में आते ही संशोधन कर लेगा क्या? नहीं करेगा। बचा कौन? आत्मसात सबसे प्रथम क्रिया होती उस बालक की, तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15
आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी है? गलत नहीं होना चाहिए। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई? फटाफट उत्तर दीजिए। 1986, 1968, 1990, 2009। लगाइएगा दिमाग और उत्तर दीजिएगा। सोचते हैं कि किस किस के क्या क्या उत्तर आते हैं, वास्तव में अग्रम कोटि के विद्वान हो या नहीं हो। देखते हैं कौन कौन क्या उत्तर दे रहा है। बहुत ही जोरदार उत्तर दे रहे हो आप। देखिएगा, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? 2009 नहीं है, ये तो राइट टू एजुकेशन है। 1990 में प्रोग्राम एक्शन चले थे, ये भी नहीं है। 1986 क्या है? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है तो सेकंड है। तो पहली कौन सी हो गई? प्रथम क्या हो गई? ये हो गई। इस दृष्टि से बी विकल्प क्या हो गया? सही माना जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त है साथियों, बिल्कुल नई शिक्षा नीति पर आधारित सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित आकलन केंद्र को किस नाम से संबोधित किया गया? वो क्या दीक्षा है, निखार है, दिशा या परख है? लगाइएगा दिमाग और उत्तर दीजिएगा। आकलन का मतलब है तथ्यों को संकलित करना। जहां तथ्यों को संकलित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दीक्षा नहीं कहते हैं। जहां तथ्यों को संकलित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निखार नहीं किया जाता। जहां तथ्यों को संकलित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ये आंसर गलत है। संकलित करना, जांच करना कहलाता, परख कहा जाता है। डी बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। लुप्त अधिगम संपत्ति को सबसे पहले किसने परिचित कराया? कुर्ट लेविन ने, जीन पियाजे ने, टोलमैन ने, वाइकोत्स्की ने। देखिएगा, कुर्ट लेविन ने सबसे पहले क्षेत्रवाद से परिचय करवाया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकता से परिचय करवाया। तो ये दोनों ही क्या हो गए? गलत। और टोलमैन ने लुप्त अधिगम से परिचय करवाया, वाइकोत्स्की ने निर्मितता से परिचय करवाया। तो क्या हो गया? टोलमैन सही हो गया। सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा तो आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अधिगम का प्रतिफल से तात्पर्य, बिल्कुल रिट के नए टॉपिक से सवाल पूछा हुआ है जो पिछली बार जोड़ा गया। सीखने के प्रतिफल क्या कहलाते हैं? देखिएगा, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु के परिमार्जन में, या सभी में। क्या होगा? लगाइए, अब तो दिमाग लगा सकते हो साथियों। सीखने का प्रतिफल, आपने जो चीज सीखी है वो आपके व्यवहार में परिवर्तित करती या नहीं करती। तो पहला ही विकल्प क्या होगा? सही होगा। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब क्या हो गया? गलत। ए विकल्प क्या है? सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल आज के सेशन के समीप पहुंचने वाले हो साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत है? यह तो गलत हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, गलत।
नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? लगाइए, पावलो, डेनियल कैनमैन, थॉमस सेलिंग या सभी। देखिएगा, नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? बिल्कुल लिखाता हूं, कौन है? पावलो को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्या हो गया? ए विकल्प क्या हो गया? सही। लेकिन डेनियल कैनमैन को भी मिला है, थॉमस सेलिंग को भी मिला है। इसका मतलब डी है जो बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही। सभी को नोबेल पुरस्कार मिला है अलग अलग क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। पढ़िएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा भी ध्यान से। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीली व रचनात्मक तरीके, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जो डालने की आवश्यकता है वो महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सोचिए, समझिए, वापिस पढ़िए कि सीखने के लिए सीखना, जो सीखा उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता और नई परिस्थितियों के प्रति लचीली और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्ति के करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जो डालने की आवश्यकता है उसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया था। किसके अंतर्गत माना गया ये उद्देश्य? क्या इसका संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है? क्या इसका संबंध शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन से है? क्या इसका संबंध माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक प्रतिवेदन से है? क्या इसका संबंध राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से है? देखो, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता है। उसके बाद नई परिस्थितियों के प्रति लचीले के भाव रखना और रचनात्मक तरीके की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जो डालने की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और जब पाठ्यक्रम है वह एनसीएफ 2005 है। डायरेक्ट उत्तर क्या होगा? डी होगा। बाकी ये तीन क्या हो गए? गलत। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। बिल्कुल ये सवाल पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है। तो आज का सेशन साथियों आपको यदि पसंद आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ये सिकवाल सर आपसे निवेदन करता है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे साथियों जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, अपने स्वयं की जांच करना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने क्या पढ़ा है। और कल जिनके भी सीटी का एग्जाम है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। कल या परसों जो 2 दिन एग्जाम चलने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थी सभी एग्जाम देता है, लेकिन मैं तो सदैव एक ही बात कहता हूं, लक्ष्य एक रखो और नेक रखो। ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है, प्रत्येक रखो। तो अगले वीडियो में मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।